नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको कांशीराम जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो देहरा ब्लॉक में एक कार्यक्रम किया जा रहा है बीएसपी कार्यकर्ताओं द्वारा, उसमें लेकर आया हूँ। काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता जो है जुटे और उन्होंने आज माननीय कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कहीं न कहीं आज सभी के सभी वक्ताओं ने माननीय कांशीराम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके किए गए क्रियाकलापों के ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला है और कहीं न कहीं उनकी जीवनी पर भी जो कि प्रभावित है और जीवनी को दर्शाता भी है। हमारे बीच में हालांकि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन पहले मैं बताता चलूँ कि कहीं न कहीं कांशीराम जी के जो कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने इस समाज का जो एक तरह से कह सकते हैं कि उनका जो प्रबंधन किया, उसके लिए जो 3 चीज़ें उन्होंने शुरुआत की, जो कि वामसेफ, दलित शोषित समाज GS4 और बहुजन समाज पार्टी। वामसेफ जो उनकी एक कार्यशाला थी जिसमें कि उन्होंने एम्प्लॉयज़ के लिए बढ़ चढ़ करके काम किया और एम्प्लॉयज़ की आवाज़ को उठाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी। वहीं सामाजिक तौर पर लोगों की बातों को आगे लाने के लिए उन्होंने DS4 की जो स्थापना की, लेकिन उसके लिए भी सबसे बड़ी जरूरी जो बात उन्होंने समझी वो यही कि जब तक हमारी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी तब तक हम अपनी किसी भी बात को उठा नहीं पाएंगे और अपने इस समाज की इन बातों को, तमाम बातों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि सत्ता में जो है हिस्सेदारी की जाए। और उसके लिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की जो है स्थापना की, जिसका कि हमें बाद में देखने को परिणाम भी मिले कि उत्तर प्रदेश में बहन मायावती के जो सरकार बनी बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही बनी और लगभग 3 बार उस समाज में जो है मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने अपने कार्यकाल को पूर्ण किया। कि हमारे बीच में इस वक्त जो आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं सुलेखा चौधरी जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप? 15/3/1934 में जन्मे हुए मान्यवर साहब कांशीराम जी की पुण्यतिथि जिसको बोलते हैं, तो मैं इनका जो विचार और वो चीज़ें रही हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, उनके लिए जो है इनका सत कोटि हम नमन करते हैं। और रही बात आज जो यहाँ पे फंक्शन है, तो ये हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे जो बिरादरी के लोग जो हैं उनको जो है जागरूक करने के लिए जो है सब लोगों ने आज जो बेड़ा उठाया है। और जिस तरह से सरकार ने जो हमारी जो गतिविधियां जो दबाने की कोशिश की है उनको हम आगे बढ़ाने में कोशिश करेंगे और हम सभी संगठित हो रहे हैं और करेंगे सबको संगठित। हमारे बीच में खुशहाल सिंह रंगीला जी जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं प्रदेश के। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है रंगीला जी, पहले बात तो आप हमारे को अपने सारे कार्यकर्ताओं से रूबरू करवाएं, क्योंकि हमारा जो दर्शक वर्ग भी जानना चाहता है कि आज कौन कौन महान विभूतियाँ जो है इस कार्यक्रम में पहुँची हैं। धन्यवाद राणा जी, आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुनने और देखने वालों का मैं बिल्कुल गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में रिटायर्ड कैप्टन श्री लेखराज चौधरी जी बैठे हैं। इनके साथ कैप्टन लेखराज चौधरी जी एक बहुत ही इस एज में और इस थोड़ा शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने के बावजूद भी दिन रात हमारे साथ चले हुए हैं। पैरालाइज से थोड़ा ग्रस्त हैं और अपने समाज को जगाने के लिए, ओबीसी समाज को जगाने के लिए, एकजुटता पैदा करने के लिए, हमारे समाज में हमारे अधिकारों की पैरवी करने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं। 2 शब्द बोलेंगे चौधरी साहब? मैं कैप्टन चौधरी, आज मैं सबसे पहले सुलेखा चौधरी जी के मैडम को बड़ा बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जो कि इन्होंने अपने गांव में इस बहुजन समाज पार्टी का वो एक कदम, यानी कि कहने के बाद जैसे हमारे वो कह रहे थे के सिंह जी बोल बीज डाल दिया करियाड़ा गांव में और ये पहुंच जाएगा अपने देना भी पहुंच जाएगा, ज्वाला जी पहुंच जाएगा, सब
अब फलेगा और फूलेगा। धन्यवाद। अपने बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त जगदीश जी हमारे बीच में हैं। ये भी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, बखूबी से अपना काम कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री लालचंद जी हैं, उनसे थोड़ा जानेंगे कि थोड़े से कुछ पल आप हमें उन यादों के भी बताएं जो कि हमने काशीराम जी के साथ बिताए हैं। मैं बहुजन समाज से साहब काशीराम जी का परिचय हमारा जो है 1980 में हुआ, बाम सेव के तौर पर हुआ, और फिर उसके बाद 1981 में बहुजन समाज पार्टी DS4 के माध्यम से हम इनसे साथ जुड़े, और मैंने HMT में जाकर HMT में प्रौर में जाकर चंडीगढ़ में जाकर मैंने साहब काशीराम का केडर लिया। मैं आमिचंद चौधरी साहब काशीराम से 1986 में मेरी मुलाकात हुई थी। जब बहुजन समाज पार्टी को मैंने ज्वाइन किया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, स्टेट उप प्रधान तक मैंने अहदे निभाए हैं। 2 बार धर्मशाला विधानसभा में MLA का इलेक्शन लड़ा है जी। BSP लोकसभा चुनाव लड़ा है जिला कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी का। साहब काशीराम की सोच पर चढ़ करके जब मुझे लोगों ने 1995 में जिला परिषद बनाया, तो साहब काशीराम की सोच को मैंने जिला कांगड़ा में स्थापित कर दिया कि जिला कांगड़ा में हमने OBC की अध्यक्ष को बना करके डिस्ट्रिक्ट कांगड़े में इस विचारधारा का कब्जा किया, क्योंकि हमारी मायावती मनवरी को जिला का अध्यक्ष बनाने वाला मैं पहला शख्स था, काशीराम का चेला, जिसने डिस्ट्रिक्ट कांगड़े में कब्जा कर लिया बहुजन समाज पार्टी के तौर पे। मैं बिशंबर भाटिया, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। तो ये यहाँ पर पहले देरा में या कहीं भी यहाँ नामो निशान नहीं था बहुजन समाज पार्टी का या DS4 का, कोई नामो निशान नहीं था। सन 1982 में जब मैं प्रागपुर में हुआ करता था तो मेरे पास मीत राम रतन जी आए, तो अच्छी पर्सनैलिटी थी और वो बड़े उन्होंने एक कैडर कैंप लगाया प्रागपुर रसीला राम के घर में। तो वहाँ से मुझे ये सब कुछ मालूम हुआ DS4 के बारे में, साहब काशीराम के बारे में, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में सब जानकारियाँ मुझे मिली और पूरी रात तक अभी चली। हमारे साथ रिटायर्ड सूबेदार हरवंश जी हैं, जिन्होंने अभी पिछले जय भीम जी, आपका धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया। मैं 2010 में रिटायर हुआ था और 15 में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा था। मेरा ये लक्ष्य है कि इस मिशन को जन जन तक पहुँचाना। 2022 में मैंने MLA का इलेक्शन भी देरा से लड़ा था और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ जन जन तक इस मिशन को पहुँचाने का। कनाडा में एक वैज्ञानिक के तौर पर कार्य करते हैं के सिंह जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे भी सारी बात को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार के सिंह जी। जय भीम, जय भारत जी। इस मौके पर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कांग्रेस एंड पार्टी या कांग्रेस प्लस RSS ने मिलकर बाबा साहब को ख़त्म कर दिया था। तो बाबा साहब के साथ महात्मा ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, रविदास, कबीर, जितने भी अभी हम महापुरुषों के नाम सुन रहे हैं, उन सबको जिंदा जो किया है, भारत की धरती पर पुनः जिंदा जो किया है, उनके विचारों को जो जिंदा किया है, वो माननीय श्री साहब श्री काशीराम जी हैं। उनके संघर्ष के कारण वो आज जिंदा, जितना भी आज ये बहुजन आंदोलन आप भारतवर्ष में देख रहे हैं, वो माननीय साहब श्री काशीराम की देन है। जितनी भी राजनीति में उथल पुथल देख रही है, बहुत सारे कभी दलित शोषित समाज के लोग कभी भी सत्ता पर MLA बनने का या MP बनने का सपना नहीं दे सकते थे। अब तो हम बात करते हैं मुख्यमंत्री पर। हालांकि यूपी में मायावती के नेतृत्व में काफ़ी अच्छी सरकार भी चली, लेकिन उसके बाद में हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त जो है BSP का डाउनफॉल कह सकते हैं चला हुआ है। इसका क्या कारण है? मैं ये तो नहीं कहूँगा डाउनफॉल, क्योंकि ये राजनीति में जो MLA जीतते हैं या MP जीतते, मेंबर पार्लियामेंट जीतते हैं, वो आंकड़ों का खेल है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो BSP के आंकड़े शायद इम्प्रूव हो रहे हैं। जीत और हार डिपेंड करती है कि कितना पोलाइज। जैसे अभी हरियाणा की बात कर देता हूँ, अभी इलेक्शन पिछले का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब हरियाणा में क्या हुआ कि जो BJP का वोटर है वो अनडिवाइडेड रहा,
और बीजेपी ने ऐसी स्ट्रेटजी चली जो दूसरा वोटर था उसको डिवाइड कर दिया। अब जैसे कि यूपी में सरकार बनी थी 2007 में, तो वहाँ पर एससी और ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे तब सरकार बनी थी। उसके बाद ब्राह्मण को ये पता लग गया, पहले ये सोचा था उन्होंने कि मायावती तो किसको क्या पता है राज चलाने का, कैसे चलाएगी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। पर जब मायावती ने भारतवर्ष में बहुजन इतिहास को जिंदा कर दिया, जो पार्क बोलते हैं, पार्क नहीं है वो बहुजन इतिहास है, उनको जिंदा कर दिया, जो ब्राह्मणों को लगा नहीं ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया हमारा, वो पीछे हट गए, तो इसलिए वहाँ पे पीछे हटे। तो ये आंकड़ों का खेल है, वोट प्रतिशत के हिसाब से हम ऐड पा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं सीटें कभी ज़्यादा आएंगी कभी कम आएंगी, कभी जो क्या करती है कि जिस पार्टी की जो स्ट्रेटजी है अच्छी कामयाब करती है। अभी जो चल रहा है लोगों का हिंदू 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 करके सारे बीजेपी के पीछे चल रहे हैं, बाकी पार्टियों का, कांग्रेस का तो है ही नहीं, कोई बेस ही नहीं है कहीं। वो क्या करती है, वोट डिवाइड करने की बात करती है। अगर हरियाणा में बसपा और कांग्रेस इकट्ठी होती ना तो बीजेपी की सत्ता नहीं आती इस बार। एमपी इलेक्शन में भी अगर बीएसपी को इन्होंने गठबंधन में ले लिया होता ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतवर्ष में। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यूपी में आपने देखा अमूमन जो है बीएसपी का सबसे बड़ा गढ़ रहा है कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है पार्टी का वोट जो है काफ़ी डाउन हुआ है, काफ़ी गिरा है। इसका क्या कारण? मैंने वही कारण कहा ना, देखो कारण दो तरह के हैं। एक तो पॉलिटिकल मैंने बता दिया कि जिसकी जो स्ट्रेटजी है ज़्यादा काम करती है। दूसरा पार्टी की तरफ से भी कारण ये है कि जो मैंने बीज बोने की बात की, जो साहब कांशीराम के टाइम में तो उन्होंने बीज बो दिए थे, तो उसके रिजल्ट जो भी वहाँ सत्ता मिल गई। हिमाचल में भी 8% का वोट शेयर यहाँ पहुँच गया था, हिमाचल में 8%, तो वहाँ भी चला, दूसरी जगह पे चला। और साहब कांशीराम के जाने के बाद शायद वो बीज बोने वाले लोग कम हो गए या वो बीज नहीं बोए जा रहे। तो आप मानते हैं इस बात को कि बीजेपी और कांग्रेस के ट्रैप में बीएसपी कहीं ना कहीं फंसी? नहीं, ट्रैप में नहीं फंसी। जब तक हम लोगों को ये नहीं समझा पाएंगे कि बसपा ही जरूरी क्यों है, तब तक लोग बसपा का साथ थोड़ा सा आप हिंट देंगे आपकी बसपा क्यों जरूरी है? बसपा देखिए, जब 1932 में आपको पता होगा कम्युनल अवार्ड मिला था, जिसमें वो सेपरेट इलेक्टोरल की बात की गई थी या दोहरा वोट के अधिकार की बात कर गई थी, तो मोहनदास करमचंद गांधी ने मरण व्रत रख लिया था। उसके बाद एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट जिसको कहते हैं। पूना पैक्ट में ये बोला गया कि उसमें ये समझौता कि आपको हम दूसरी जो रिजर्वेशन की भी बात करते हैं उससे बच्चे समझौते के तहत बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल छोड़ा था। उस वक्त उसके कंडीशन में ये दिया था कि ये जीतते हैं। अब उससे जो बाबा साहब ने ये कहा था कि इससे क्या होगा, इससे जो है वो उनके चमचे पैदा हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। जैसे अभी देखो एससी या एसटी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, पर वहाँ पे किसको खड़ा किया जाता है, नॉमिनेट किए जाते हैं ना, जो उनका सबसे बड़ा चमचा है, उनका सबसे बड़ा दलाल है या उनके हाँ से हाँ मना, ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है, इसीलिए वो बात नहीं करते। अभी देखो एक एग्जांपल देता हूँ, अभी माननीय गोमा जी हैं, युजवेंद्र गोमा जी जयशंकर से हैं, मंत्री जी हैं, है ना मंत्री। जब एससी एसटी का जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि रिजर्वेशन खत्म होने या जो भी क्रिमिनल, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैं उसमें जो है रिजर्वेशन खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, बल्कि उसमें से क्रीमी लेयर को उसको जोड़ने की बात वही बात वही है कि वो करके जो भी फैसला हुआ, तो माननीय गोमा जी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंत्री हैं, उनका क्या स्टैंड है, प्लस कोई उन्होंने एक आज तक उन्होंने, तो ये नॉमिनेटेड लोग हैं। जिंदान हत्याकांड हुआ बहुत बड़ा सिरमौर का, पूरी रात हम डेड बॉडी लेके रिज पर बैठे रहे, कोई भी एससी का एमएलए वहाँ पे नहीं है। तो ये नॉमिनेटेड लोग हैं ये, क्योंकि जो भी एमएलए या एमपी हैं वो सरकार की नीतियों के हिसाब से काम करते हैं। तो बसपा इसीलिए जरूरी है कि बसपा की जो नीतियाँ वो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, यानी कि भारत का संविधान है, उसको मानती है, उस पर चलती है। जब बसपा आएगी, बसपा से चाहे कोई भी ब्राह्मण जीत कर जाए, क्षत्रिय जीत कर जाए, दूसरे किसी भी वर्ग का जीत जाए, वो बसपा की नीतियों के अनुसार काम करेगा भारत के संविधान को लागू करने के लिए। पर जब वो दूसरी पार्टियों से जीत कर जाएंगे, वो अपनी पार्टी की विचारधारा से, जो उनकी पार्टी धारा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, सारी बीजेपी कांग्रेस की पूरी विचारधारा मतलब ये है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखो इसके लिए तो समाज को जागरूक करना चाहिए।
बड़ी सी बीज बोने का मतलब क्या था? हाँ। बीज बोने का मतलब कि समाज के बीच में जाओ। जैसे मैंने कुछ बातें की, जो संगठन चले हैं, अलग अलग संगठन बने हैं, कोई महापंचायत, कोई फलाना चला हुआ है, ये सब दलाल, मैं कहता समाज के दलाल हैं, समाज को बेचते हैं। पहले संगठन में इलेक्शन टाइम में वो बोली लगा लेंगे शिमला में जाके या दिल्ली में जाके, नहीं तो इन लोगों को, माननीय साहब श्री कांशीराम के, इन लोगों को पहचान कर हमें समाज में नंगा करना है। ये भी हमने गलत समझा इस चीज़ को। बाबा साहब ने जिस एजुकेशन की बात की थी, जिस संगठन की बात की थी, संगठित होने की बात की थी, संगठन की बात नहीं की थी। बाबा साहब ने जो पूरा, आप देखेंगे 1942 का लेक्चर सुनेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित होने का कि अपने इतिहास को जाना, अपने विनाश के कारणों को समझें, अपने जो महापुरुष हैं उन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन को, उनको समझें कि अपने आप को शिक्षित करो, फिर बाद में समाज को शिक्षित करो, ताकि वो समाज शिक्षित होकर इकट्ठा होकर संघर्ष करे किस चीज़ के लिए, जो अंतिम लक्ष्य है उसको पाने के लिए। क्या बोला था? पॉलिटिकल पीस, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए संघर्ष करे, इन्होंने क्लियर बोला है। पर मैंने जैसे इंटेलेक्चुअल की बात पहले की, अपने स्पीच में भी की, पर उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं। उन्होंने बोला नहीं, संगठन बनाने हैं, रिटायरमेंट हुई नहीं, संगठन बना के चल पड़े, रिटायरमेंट हुई नहीं, संगठन बना के चल पड़े। यही कारण है कि जो मिशन है वो आगे नहीं बढ़ रहा। ये कह रहे हैं कि जो शिक्षित, पढ़े लिखे, जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो ही मत इस मिशन को पीछे ले जाने की। आपने जो इस मामले में देखा कि आखिर किस तरीके से शोषित समाज को, दलित समाज को ऊपर उठाना है, कैसे संगठित करना है, की जो पावर है उसको लोगों, वोट की जो पावर, उसको गांव-गांव में जाके लोगों को समझाना है, बस, और दूसरा कोई काम नहीं। क्योंकि पैसे के बल पर, धन के बल पर तो हम कभी लड़ाई कर ही नहीं सकते। जब हम गांव-गांव में जाकर उस मास्टर की कीमत के बारे में बताएंगे, जो बाबा साहब के विचार की, ये मैंने बोला शिक्षित, मतलब एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। क्यों? क्योंकि मास्टर की पॉलिटिकल, राजनीतिक सत्ता, हमारा अंतिम उद्देश्य राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति, उसको समझाएंगे, लोग समझेंगे। अगर ये उत्तर प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, शिक्षा के रूप पर भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश है ना, और वहाँ पे इतनी बड़ी क्रांति आ सकती है, तो हिमाचल में क्या करेंगे? डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि आखिर दलित समाज की बात करते करते आप सत्ता की बात भी करते हैं। यदि सत्ता आपके हाथ में आ जाती है तो लगभग सभी वर्गों को जोड़ करके रखना भी एक बड़ी बात है। जैसे हमारा तो सीधा ही है। देखो, टिकट तो हम देखते हैं सबको, यूपी में देखो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ भी देख लो, हिमाचल में जब देखते हैं टिकट सभी जाति को जाते हैं, जो काम करते हैं हमारे साथ उसको देते हैं। देखो, हम अम्बेडकरवाद की बातें, भारत का संविधान किसी जाति विशेष में डिस्टिंक्शन नहीं करता। जो अम्बेडकरवादी कौन है? जो संविधान को मानता है वो अम्बेडकरवादी है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे कोई। श्री चंद्र मिश्रा जी अम्बेडकरवादी हैं, इसलिए बेंच साथ में रखते हैं, उनको करते हैं साथ। तो वो नहीं है, वो सत्ता है। और हमारा एक प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसने पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, उसको मानते, उसके हिसाब से उनको सबको शेयर मिलेगा। तो अम्बेडकरवाद को लेकर के यदि हम बात करें तो मुख्य विरोधी कौन है आपका? कौन है दुश्मन? मनुवाद जो कांग्रेस बीजेपी के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में। मनुवाद क्यों गलत है मनुवाद? क्योंकि मनुवाद एक ऐसी विचारधारा है जो इंसान को इंसान से लड़ना सिखाती है। एक इंसान को बोलती है तू ऊंचा है, दूसरे को बोलती है तू नीचा है। एक इंसान को बोलती है तू इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता, दूसरे को बोलती है तुम यहाँ पे अपनी डेड बॉडी नहीं जला सकते आप। ये मनुवाद विचार। मनुवाद यानी कि जो समाज को डिवाइड करता है, तोड़ता है, समाज में जो क्या करता है वो पूरा मतलब एनिमिटी फूट डालता है समाज, वो है। अम्बेडकरवाद इसका अपोजिट है, वो बराबरी, समानता चाहता है। हमें समरसता नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। मनुवाद कहता है समरसता, यानी कि आपकी बेटी का कोई रेप कर दे आप बोलेंगे नहीं, आप समरसता रखेंगे। पर अम्बेडकरवाद होता है समानता नहीं करता है ऐसा, तो न्याय चाहिए, उसकी समानता है, समानता के हिसाब न्याय पाने के लिए उसको अधिकार वो सारे चाहिए, ये चीज़। तो ये थे डॉक्टर केहर सिंह जी, जो कि कहीं ना कहीं बीएसपी और दलित समाज से जुड़ करके आजकल हिमाचल के गांव-गांव में जाकर के एक अलख जगा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी वर्गों को एक करने की मुहिम में जुटे हैं, जिसका असर आज हमें देखने में मिला है। देहरा में काफ़ी जो ओबीसी और एससी समाज आज एकत्रित हुआ और बढ़ चढ़ करके मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि पर आज एक बीड़ा उठाया है कि आगे भी इसी मिशन को ले जाएंगे और कहीं ना कहीं
हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सत्ता पर काबिज होंगे। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ देहरा कांगड़ा से।